आज मैं जिस गाने का किस्सा शेयर करने जा रहा हूँ, इसको एक बहुत बड़े सिंगर से गवाया जा रहा था, मगर म्यूजिक डायरेक्टर इस सिंगर को गवाने में अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे। म्यूजिक डायरेक्टर चाहते थे कि इसको रफ़ी साहब गाएं, मगर इसके जो प्रोड्यूसर थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे इस गाने को रफ़ी साहब गाएं। इन प्रोड्यूसर की खासियत थी कि अपने दिलो दिमाग में रफ़ी साहब के खिलाफ खुद ही नेगेटिविटी बिठा के रखी हुई थी, और आखिर में इस प्रोड्यूसर को झुकना ही पड़ा रफ़ी साहब के आगे। रफ़ी साहब को इस गाने के लिए बुलाना ही पड़ा। क्या था पूरा किस्सा, यह आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। आज मैं जिस प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूं, इनका नाम है बी.आर. चोपड़ा। बी.आर. चोपड़ा साहब शुरुआती जो दौर में था रफ़ी साहब से उन्होंने बहुत अच्छा गवाया। अफसाना उनकी फिल्म में रफ़ी साहब ने गाया। नया दौर में उसके बाद रफ़ी साहब ने गाया। धूल का फूल में उनके लिए रफ़ी साहब ने गाया। नफरत जो सिखाए वो धर्म ते। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब बी.आर. चोपड़ा को लगने लगा रफ़ी साहब उस दौर की एक तरफा चलने वाली आवाज़, बहुत बड़े सिंगर। तो उस समय बी.आर. चोपड़ा को लगा कि क्यों ना रफ़ी साहब को अपने लिए ही इस्तेमाल किया जाए। मैं इस्तेमाल शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल बी.आर. चोपड़ा ने ऐसी सोचा था, क्योंकि जो हरकत बी.आर. चोपड़ा साहब ने की थी वो चौंकाने वाली थी। तो बी.आर. चोपड़ा ने सोचा क्यों ना रफ़ी साहब को अपने ही बैनर तले गवाया जाए। इसके लिए रफ़ी साहब को क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट में बांधा जाए, क्योंकि नया दौर के गाने सुपर डुपर हिट रहे। और नया दौर के गानों के हिट होने के बाद बी.आर. चोपड़ा के दिमाग में ये बात है कि रफ़ी साहब के साथ एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए कि रफ़ी साहब की आवाज़ दूसरे प्रोड्यूसर या बैनर इस्तेमाल ना कर सके, खुद ही वो रफ़ी साहब की आवाज़ का प्रयोग करें, उस कामयाब आवाज़ का प्रयोग करें जिसको उनको बेनिफिट होता रहे। अब जब बी.आर. चोपड़ा ने ये बात रफ़ी साहब के सामने रखी, अब रफ़ी साहब जैसे सिंगर कहाँ बंधन में बनने वाले थे, किसी एक बैनर के लिए वो क्यों गाते। रफ़ी साहब ने बड़ी मासूमियत से बी.आर. चोपड़ा को जवाब दिया, एक अच्छे इंसान के तौर पे जैसे वो थे। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से कहा, देखिए मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बन सकता, हाँ जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपके लिए उपलब्ध हो जाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ। ऐसा रफ़ी साहब ने बी.आर. चोपड़ा को कहा। अब बी.आर. चोपड़ा तो मन में पाले हुए थे रफ़ी साहब के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही करना है, एक ऐसा एग्रीमेंट तैयार करना है कि रफ़ी साहब उनके लिए ही गाएं। अब बी.आर. चोपड़ा को लगने लगा कि कुछ ऐसा किया जाए रफ़ी साहब की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो जाए। उन्होंने यहाँ तक कह डाला, कई आर्टिकल्स में इस बात का जिक्र है, बी.आर. चोपड़ा ने ये तक कह डाला था, रफ़ी साहब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं या एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो मैं दूसरा रफ़ी खड़ा कर दूंगा। अब ये हास्यास्पद बात है। उन्होंने जो रफ़ी साहब के अगेंस्ट टीम खड़ी करी, उसमें एक थे संगीतकार रवि जो खुद रफ़ी साहब को बहुत मानते थे, और दूसरे थे महेंद्र कपूर साहब। महेंद्र कपूर साहब ने जो संगीत की प्लेबैक की बारीकियां सीखी वो रफ़ी साहब से ही सीखी, और महेंद्र कपूर साहब ने कई इंटरव्यूज में इस बात का जिक्र भी किया। तो उन्होंने रफ़ी साहब के खिलाफ जो टीम खड़ी करी, संगीतकार रवि और महेंद्र कपूर साहब जो खुद रफ़ी साहब को मानते थे। अब उन्होंने फिर एक फिल्म बनाई गुमराह, जिसमें उन्होंने रफ़ी साहब को ना लेकर के महेंद्र कपूर की आवाज़ को लिया, और संगीतकार थे रवि। बहुत अच्छा रवि ने महेंद्र कपूर से गवाया, इसमें कोई शक ये सुबह वाली बात नहीं है। महेंद्र कपूर के गुमराह के गाने बड़े हिट रहे। इसके बाद जो था बी.आर. चोपड़ा का जो कहते हैं ना कॉन्फिडेंट लेवल, वो बड़ा हाई हो गया। उन्होंने सोचा अब तो रफ़ी साहब के खिलाफ एक ऐसी आवाज़ को खड़ा कर देंगे जिसका कोई सानी नहीं होगा, और गुमराह के गाने इतने हिट हुए। गुमराह में महेंद्र कपूर साहब को जहाँ तक मुझे याद है कि फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था इसके गाने के लिए। चलो एक बार। अब ये सब चल रहा था तो रवि भी रफ़ी साहब को चाहते थे, महेंद्र कपूर साहब भी रफ़ी साहब को चाहते थे, मगर काम तो काम था। रवि संगीतकार रवि भी बिना रफ़ी के काम कर रहे थे बी.आर. चोपड़ा के साथ, और महेंद्र कपूर भी बी.आर. चोपड़ा के साथ गा रहे थे, मगर रफ़ी साहब से रवि साहब के और महेंद्र कपूर साहब के रिश्ते बड़े अच्छे थे। धीरे धीरे ये सब जब चल रहा था, हुआ क्या कि इसी बीच में बी.आर. चोपड़ा साहब की एक बहुत बड़ी फिल्म के गानों पर काम चल रहा था। इसके संगीतकार भी रवि ही थे, इसके और गाने भी महेंद्र कपूर साहब ने गाए थे और सिंगर्स ने भी गाए थे। फिल्म के एक गाने पर पेच आके फंस गया। संगीतकार रवि को लग रहा था इस गाने का स्केल कुछ ऐसा था, इस गाने में जो संगीतकार रवि को फीलिंग्स चाहिए थी कुछ ऐसी थी। संगीतकार रवि को लगा कि इसको रफ़ी साहब ही से गवाना चाहिए, मगर बी.आर. चोपड़ा अड़े हुए थे कि इस गाने को रफ़ी साहब नहीं गाएंगे।
तो उन्होंने संगीतकार रवि से कहा कि इस गाने को भी आप महेंद्र कपूर से गवाइए। अब संगीतकार रवि मजबूर थे महेंद्र कपूर साहब से गवाने के लिए, तो उन्होंने महेंद्र कपूर को रिहर्सल पे बुलाया, कई रिहर्सल्स करवाई। तो उन्हें लगा कि महेंद्र कपूर साहब इस गाने में वो फीलिंग्स नहीं दे पा रहे हैं जो इस गाने के लिए जरूरी है। अब उन्होंने बात की बी आर चोपड़ा से। महेंद्र कपूर के साथ इसमें वो बातचीत नहीं बन पा रही है जो रफ़ी साहब के साथ बन सकती है। बी आर चोपड़ा चाहते ही नहीं थे कि इस गाने को मोहम्मद रफ़ी गाए। उन्होंने संगीतकार रवि को कहा कि आप फिर ट्राई कीजिए महेंद्र कपूर साहब को, मगर महेंद्र कपूर साहब भी समझ गए कि ये जो गाना है रफ़ी साहब के लिए बना है और रफ़ी साहब इसको गा सकते हैं। उन्होंने संगीतकार रवि को खुद कह दिया कि इसको रफ़ी साहब से आप गवा लीजिए। तो अब जब महेंद्र कपूर ने भी इस गाने से हाथ खींच लिए तो यहाँ पर बी आर चोपड़ा फंस गए। उन्होंने संगीतकार रवि को कहा इसे महेंद्र कपूर भी नहीं गा पा रहे हैं और रफ़ी साहब से उनको झगड़ा हो गया, तो कैसे रफ़ी साहब मानेंगे, कैसे आप रफ़ी साहब से इस गाने को गवाएंगे। संगीतकार रवि ने बी आर चोपड़ा को समझाया कि रफ़ी साहब वैसे नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं, वो दिल पे कोई बात नहीं रखते, वो ये बात उनके ऊपर छोड़ दें, यानी संगीतकार रवि के ऊपर ये बात छोड़ दें कि रफ़ी साहब को वो मना लेंगे। अब बी आर चोपड़ा का काम आसान हो गया। उन्होंने संगीतकार रवि के ऊपर छोड़ दिया कि रफ़ी साहब से वो गवा लेंगे। संगीतकार रवि रफ़ी साहब के पास गए, उन्होंने रफ़ी साहब को अपनी परेशानी बताई। रफ़ी साहब को इस बात का जरा भी अफसोस नहीं हुआ था कि कभी बी आर चोपड़ा ने उनके खिलाफ कुछ कहा था या उनके खिलाफ कोई बात बोली थी। रफ़ी साहब तुरंत मान गए ये गाना गाने के लिए और रफ़ी साहब को इस गाने के लिए बुलाया गया और ये गाना कहते हैं एक टेक में रफ़ी साहब ने गाया। जी हाँ, ये बी आर चोपड़ा की फिल्म थी वक्त और गाना था, इसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग था वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त से दिन और संगीतकार रवि की ये बात सच्ची कि रफ़ी साहब ही इसमें वो फील डाल सकते हैं जो इस गाने को चाहिए। कल जहां बी आर चोपड़ा की समझ में भी आ गया, मगर सबसे बड़ी बात थी रफ़ी साहब का बड़प्पन। तो ये थी रफ़ी साहब की खासियत और ये था बी आर चोपड़ा और रफ़ी साहब के बीच का फ़र्क, जो रफ़ी साहब ने दिखा दिया कि रफ़ी साहब आखिर में रफ़ी साहब है। और ये गाना सुपर डुपर हिट हुआ और इसी टाइटल पे वक्त की पूरी कहानी टिकी हुई है। ऐसा ये गाना है, ये सब आपको पता है। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।